बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में वज़ीर आला जो फॉर्मर वज़ीर आला थे हमजा शहबाज को आउट कर दिया और परवेज़ इलाही साहब जो है वो इन हो चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि जो दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जो रूलिंग थी वो गैर आइनी थी और उसको सेटिसाइड कर दिया। अब इस वक्त जो खबर है ताज़ा तरीन वो ये है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही साहब का हलफ जो है उसको लेंगे, चूँकि पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। सूरत हाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प भी है और काफ़ी ज़्यादा गमगीर भी है, क्योंकि दूसरी जानब PMLN जो है उन्होंने कहा है कि ये एक जुडिशल कू है, ये अदल इंसाफ का कत्ल है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई है। कानून और इंसाफ और आइन की रोशनी के अंदर जो हमारा हक था वो हमें अदलिया की जानिब से नहीं दिया गया। और जाहिर है कि उनके अंदर एक गुस्सा भी पाया जाता है, एक गम भी पाया जाता है। और वो आपको उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम साहिबा ने ट्वीट्स की और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं लीडरशिप की जानिब से PMLN की वो सामने आ रही हैं। और जाहिर है कि वो उन्होंने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि क्या ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वजारत आला जो है वो तब्दील हो गई है पंजाब के अंदर, इससे क्या पंजाब की सियासत के अंदर कोई इस्तेकाम आएगा या मुल्क की सियासत के अंदर कोई इस्तेकाम आएगा, मुल्क में कोई इस्तेकाम आएगा? वो बदकिस्मती से सियासी और माशी इस्तेकाम हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अमजद शाह साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब वकास अब्रेज साहब हैं हमारे साथ, आप एडवोकेट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी अब्रेज साहब, आपने हमें टाइम दिया। अजहर सदीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और खालिद रांझा साहब हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं कानून और इंसाफ, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। खालिद रांझा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम जैसा बात का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। पहले तो काइंडली मेरिट ऑफ द डिसीजन जो है उस पर ज़रा काइंडली अपने व्यूज़ जो है हमें दे दें। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कानून के नज़र में, आइन की नज़र में तो हम कह सकते हैं कि यही फैसला जो है ये प्रिवेल करेगा, ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अखलाकन या जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, उन हालात में हम देखते हैं कि ये फैसला इतनी बड़ी अदालत है, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और यहाँ पर करोड़ों लोगों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इस पर डिस्ट्रस्ट शो किया, उन्होंने बाइकाट किया। तो ये भी एक हमारी मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है या स्याह तरीन बाब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी जो सियासी पार्टीज हैं, PDM है, उन्होंने डिस्ट्रस्ट का इजहार किया। पहले ही पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया में 130वें नंबर पे है, तो इसके बाद तो मजीद उसने नीचे ही जाना है, अफसोसनाक बात है। लेकिन फैसला इनका जिस तरह से किया गया, अगर हम इनके मई वाले फैसले को देखें तो उस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की अपील की हुई है, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर रखी है और उसका वो समझते हैं कि जो मिनॉरिटी जजमेंट थी वो ज्यादा बेहतर थी निस्बतन कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है। 3 जजेस की जो जजमेंट है उसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो समझते हैं, ज्यादातर जो हमारे आईनी माहिरीन है या कानून लीगल फ्रेटर्निटी है। तो ऐसी सूरत में अगर इस फैसले को देखा जाए तो वो तो मिनॉरिटी व्यू के बिल्कुल करीब है। लेकिन हम इस हालात में, जिस हालत में ये फैसला आया है, इस फैसले को अच्छी प्रेसिडेंट नहीं समझेंगे। इस फैसले को मुस्तकबिल में कभी भी अच्छे लफ्जों से याद नहीं किया जाएगा। शाह साहब अब क्या अब यानी इस वक्त
जो हमजा शहबाज साहब हैं या PMLN है या इत्तेहादी हुकूमत है, उनके पास क्या फोरम है? इंटर कोर्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके? नहीं, इंटर कोर्ट अपील का तो नहीं है कोई भी उनके पास राइट, लेकिन वो ये है कि इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन रिव्यू पिटीशन में बहुत, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत थोड़ा स्कोप होता है उसका रिव्यू पिटीशन का। अच्छा। लेकिन वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जब ये कहा जाता है कि ये जुडिशियल कू है, तो इट मीन्स के देयर इज अ डिस्ट्रस्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो ये एक अदम एतमाद का इजहार कर रही है। तो इससे जो हमारी कानून इंसाफ की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर क्या असरात मरतब हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा एक ट्वीट था, इसका पीपल पार्टी के वो रहनुमा हैं फरतुल्लाह बाबर साहब का। जी हाँ, वो तो बड़ा एक्सट्रीम किस्म का व्यू है वो तो। हाँ, 191 के तहत उन्होंने कहा था कि कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि जिससे जो हमारी अदलिया है वो भी किसी एक जगह पे उनके जो खासकर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात जो उनके हैं, बेंच बनाना या बाकी चीजें, इनको स्ट्रक्चर किया जा सके। तो ये तो बहुत पुराना मुतालबा था वकला तंजीमों का भी कि जो अख्तियारात, यानी आप चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं, जी हाँ, उनको आप यानी स्ट्रक्चर होना चाहिए जी, यानी कम करना चाहते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के पास होना चाहिए बेंच बनाने वाला जो अख्तियार है। सीनियर जजेस जो हैं उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही चीफ जस्टिस साहब ने 2-4 जज रखे हुए हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक बस फैसले करें, तो मतलब एक तासुर ऐसा मिलता है, और ये तासुर नहीं होना चाहिए। मतलब हमें ऐसी तरफ जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी अदालत है और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, तो इस पे हर शख्स का एतमाद जो है वो कायम रहना चाहिए, और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज का, अवाम का, लोगों का, हर इदारे का इस पर एतमाद होना चाहिए। चलें एमजे साहब, मैं चूंकि आप कहीं बिजी भी हैं, आपने जाना भी है, तो मैं एक सवाल जरा खालिद रानी साहब से भी कर लूं। बहुत सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। खालिद रानी साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो डिसीजन आया है इस पे आप इसको किस तरह से देखते हैं थ्रू द लेंसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ? जहाँ तक कानून और आइन का तल्लुक है, दफा 63 वाज़ेह है कि जहाँ तक राय का तल्लुक है वो पार्लियामेंट्री पार्टी देती है, और जहाँ तक कार्रवाई का तल्लुक है अगेंस्ट मेंबर्स, वो चेयरमैन ऑफ द पार्टी देता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो राय थी उस राय के लिए सोर्स शुड हैव बीन द पार्लियामेंट्री पार्टी। वो 8 थे, 10 थे, 50 थे, जितने भी थे, उन्हें राय कायम करनी थी किसको वोट देना ही नहीं, अगर ये बात राय, और इस केस में वो नहीं हुआ। लिहाजा बादी नजर जो नॉट काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑफ 10 पीपल बाय द चेयर, वो काबिल इतराज था, और सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि जो चेयर ने वो वोट काउंट नहीं किए, ये दुरुस्त नहीं, और अगर उनको ना काउंट किया गया जाए तो फिर मेजॉरिटी जो है ये प्रोवाइड की आ जाती है, और उनका ख्याल था कि मेजॉरिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू माइनॉरिटी बाय फोर्स ऑफ थंब, नॉट बाय लॉ। तो ये जो एतराज इस वक्त किया जा रहा है PMLN की जानिब से, आप समझते हैं कि ये जायज है या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है? ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये कहना कि हाँ जी हम धरना देंगे, बाइकआउट करेंगे, ऐसे तो फिर कोई, ये अदालत राय मौत कंफर्म करती है। मैं पिल्लो 10 बजे लेके आ जाएगा कि मैंने धरना दिया हुआ है, मेरा केस जो है ये 8 जज सुने, 9 जज सुने, ये कैसे हो सकता है? तो आपकी नजर में ये जो डिसीजन आया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड लॉ? कोई ऐसी कदर नहीं है कानून में
या कोई ऐसी बाइंडिंग फैक्ट नहीं है किसी साइल के पास। हाँ, रोज हम कहते हैं कि जी जज साहब को यू रिक्यूज योरसेल्फ, किसी जज को के मुतालिक वो बरबला आप इतराज कर सकते हैं, और इन इतराज के ताबे जज साहब कह देते हैं ऑल राइट आई एम गोइंग टू राइज, और फिर बेंच रिकंस्ट्रक्ट होता है। इसमें वो बात वो तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया जो कानून के मुताबिक है। लेकिन वो फुल कोर्ट की तो डिमांड करते रहे हैं ना। वो जो डिमांड है दैट इज नॉट योर राइट। अच्छा, वो जो डिमांड है वो आपका इस्तेकाक नहीं, वो तो यूं होता है कि आप बतौर वकील आप केस को इस अंदाज से पेश करते हैं कि जी आप 3 बैठे हुए हैं, पहले 7 जज का फैसला ये है, 4 जज का फैसला ये है, 5 का ये है, और हमआहंगी करने के लिए हमारी राय है कि आप लार्जर बेंच बना दें। आप राय किया तो जा सकते हैं, पर ये नहीं अगर नहीं बनाएंगे तो हम बाइकआउट कर देंगे या हम धरना दे देंगे। वो तो सियासी रवैया है। मैं नहीं समझता था नहीं ये रविश अपनी अदालतों में पैदा करनी चाहिए। तो ये जो बाइकआउट का डिसीजन है, डू यू थिंक कि हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह के मुकदमात के अंदर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं या सियासी मैटर्स होते हैं उसमें बाइकआउट इस तरह से पहले भुट्टो साहब ने बाइकआउट नहीं किया था जी? बाइकआउट इज समथिंग व्हिच ऑफ कोर्स अ पोलिटिकल लैंग्वेज। आम साइल ये बात नहीं कहता, लेकिन आपको याद होगा भुट्टो साहब ने बाइकआउट किया था। और जो आदमी रिफ्रेन करता है अदालती प्रोसीडिंग से उसके खिलाफ एक्स पार्टी होती है, और फिर जो आदमी बाइकआउट कहता है वो फिर अदालत के फैसले को तस्लीम करने का एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। वकास साहब, आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के हवाले से? देखिए वहीद साहब, इट वाज हाईली एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी तरह का फैसला आएगा, चूंकि जिस दिन ये पिटीशन फाइल की गई थी उस दिन से लेके आज तक जितने भी रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चंस और क्यूरीज थी जिस पे वकला के दलाइल थे, इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखा जाए इट वाज क्रिस्टल क्लियर कि इसी तरह का फैसला आएगा। और जिस चीज़ को 12 बेस बनाया गया 2015 का जो जस्टिस असमत सईद का फैसला था आटुकनी, जिसमें रावलपिंडी बेंच वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का वो केस था, और 2018 के 2 केसेस पे रिलाई किया गया, जुल्फकार अहमद भुट्टा के केस पे और सरदार अहमद वाला केस, इन दोनों केसेस पे रिलाई किया गया। कहा गया कि दिस इज द प्रिविलेज एंड दिस इज द अथॉरिटी ऑफ पार्टी हेड के वो डायरेक्शन इशू करे। तो जो इसके 11 सफ़ात पे जो मबनी फैसला है, इसकी पैराग्राफ नंबर 11 को अगर आप देखें तो हमें खुद इसका जो है आंसर मिल जाता है कि हमारे जो 3 ऑनरेबल जजेस थे कंसेंसस के साथ उनका ये कहना था कि वो जो 2015-18 के जो फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो ऑब्जर्वेशंस थी, वो रिमार्क्स थे जो पैराग्राफ नंबर 112 और 13 में 2015 के डिसीजन में लिखे गए थे, वो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट था ही नहीं, जिसमें ये कहा गया था कि जो पार्टी हेड है वो फैसला करेगा कि किसको हम वोट देंगे किसको वोट ना देंगे। तो ये रीजनिंग दी गई है पैराग्राफ नंबर 11 के अंदर। और दूसरी अहम चीज जो जिस पे हालिद रंजन साहब भी जो अभी जिस पे बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि दिस इज द वर्स्ट ट्रेंड के हम अदालतों का बाइकआउट करें और अदालतों के बाहर बैठ के अगर किसी को ये लगता है कि हमारे खिलाफ फैसला आने जा रहा है, हम अदालतों को स्कैंडलाइज करें, इंटरवीन करें, इंटरपोज करें, इनकी तस्दीक करें, तो मसला राइट दिस टेंड्स टू माउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल, लेकिन वकास साहब जाहिर है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी ही करती हैं। जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो गई और सो मोटर लिया गया, तो जाहिर है कि पीटीआई को भी उनका डिसीजन जो था उनकी हुकूमत के हवाले से या स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसके हवाले से जब उनके खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने भी उसको खुशी से तस्लीम नहीं किया था। सो ये एक ट्रेंड है हमारे यहाँ कि आप फैसला आपके हक में आएगा तो आप उसको कहेंगे कि आइन और कानून की पासदारी की गई, जब फैसला खिलाफ आएगा तो आप कहेंगे कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, आइन और कानून के जो है कत्ल कर दिया गया। तो ये तो हमारी एक रविश है ना हमारी सियासत के अंदर।
बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। जिस तरह हालिद रंजन साहब ने बात की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी फैसला है और बहुत सारे इस तरह के तरीक़साज़ फैसले हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का बानी था वो सुकरात था, और सुकरात भी इसी चीज़ की बलि चढ़ गया कि उसने अदालतों का जो फैसला था उसके एवज़ तो ज़हर का प्याला पी लिया कि मेरे मुल्क का जो लॉ है वो मुकद्दम है, मैं इस थ्योरी का बानी हूँ, और अगर मेरे मुल्क की अदालतें या कानून मुझे सज़ा देती हैं तो मैं इससे बिल्कुल नहीं राह फरार लूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम वुकला, तमाम फरीक़ैन जो अदालत के सामने अपना आर्ग्यू केस करते हैं और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि फैसला उनके खिलाफ आने वाला तो अदालतों का बाइकाट करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट ट्रेंड इन लीगल एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप मुझे ये बता दें कि आज नून लीग ये कह रही है कि ये कानून और इंसाफ का कत्ल किया गया है और ये एक जुडिशल कू है। सो जुडिशल कू मीन के सियासी जो मामलात हैं उसके अंदर अदलिया जो है वो मुदाखलत कर रही है। बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम यहाँ ये है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री जो है वो अदालतों पे हमले करना, इदारों पे हमले करना, ये भरी हुई है। ये वो जमात है जिसने सजाद शाह के दौर में क्या हमला किया, फिर 3 लोग निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी तौहीन अदालत में। तो ऐसी सियासी जमात को अहमियत हमें नहीं देनी चाहिए। जिनका वतीरा नहीं, अहमियत तो देनी चाहिए कि उनका प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर PMLN का प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब जो हैं। अहमियत कैसे नहीं देंगे आप? देखिए ये तो सोचना उनको चाहिए ना। जब इन्होंने आईने पाकिस्तान पे यकीन कोई नहीं है, जब उन्होंने चीजों को सारा सामने रख के देखना, नहीं दुख और अफसोस का मकाम है ना। आप अंदाजा लगाएं कि जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज की गई तो आर्टिकल 69 उस वक्त नहीं था, सुमोट नहीं था, और तस्वीर के दोनों रुखाज खड़े। आज हम कहें कि जनाब हम नहीं मानते 69 के तहत, तो वो कैसे मान लिया आपने? दोहरे रुख नहीं होते हैं। बात बड़ी सीधी है, मेजोरिटी ने वोट डाला, मेजोरिटी का वोट मानना पड़ेगा। और आइन के आर्टिकल 63A के तहत 17 मई का जब फैसला आ गया, फैसले पे लोग डी सीट हो गए, तब तो शोर नहीं डाला इन लोगों ने, और उस वक्त डी सीट होने के बाद इलेक्शन हो गए। अब कह रहे क्या डाउट? यानी ये तो मैं अगर मुझसे पूछते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ ये बयानिया तैयार किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। 21 जुलाई को हमजा शरीफ ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। नवाज शरीफ और मरियम आगे कि नहीं जी एक बयानिया बनाया जाएगा और बलि चढ़ानी है हमने हमजा शरीफ के। वो जो रिजेक्शन की है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने की क्या जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो यही है कि पार्लियामानी पार्टी ने फैसला किया, और पार्लियामानी पार्टी वो है जो असेंबली के अंदर बैठी है। आप क्या कर रहे हैं? यानी ये 13 जमातें क्या कर रही हैं? डिक्टेटरशिप मांग रही हैं। ये क्या चाह रही हैं? आमरीत चाह रही हैं। सियासी जो आपका कायद है अपोजिशन, यानी जो लीडर ऑफ द हाउस है, उसको फैसला करना है। यानी वो चाहे इलेक्टेड ना हो, वो बाहर बैठकर फैसले करेगा कि जनाब असेंबली के अंदर कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। 63 की 3 जो बातें हैं, तहरीक एतमाद का वोट या मनी बिल, इसके अलावा और तो कोई बात ऐसी नहीं है। ये डूमरने का मकाम। और दूसरी बात में ये बात बताइएगा, दुख और अफसोस है, मैं तो सारी प्रोसीडिंग में मौजूद रहा हूँ, जिस तरह की जुबान इरफान कादर ने इस्तेमाल की, वजीर कानून ने और इनकी पूरी टीमों ने, यानी बाहर आप पॉलिटिकली बात करें और बात है। ये तो हमारी कोर्ट का बड़ा एहसान है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिस तरह के अल्फाज इरफान कादर मरियम नवाज के वकील हैं, वो अलग बात है। यहाँ पर अगर आप दोस्त मजारी के एक वकील बन गए हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के असूलों पर चलना है। अगर कोई बात थी, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ बैठ कर देखें, किसी ने कोई इस बात को बैठकर तनकीद का इस तरह बाइकआउट किया प्रोसीडिंग का, 3 फैसले आए दिनों के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के हलफ लेना है, और हलफ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर लिया गया। फिर लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच ने कहा कि जनाब वो सारा इलेक्शन इसका ठीक है, इसको बाकायदा क्या होगा, अपना सेकंड पोल होगा, रन ऑफ इलेक्शन होगा, 1 जुलाई को होगा, अगले दिन 11 बजे हलफ लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई वाले दिन उसमें मॉडिफाई करके सबकी कंसेंट के साथ ये काम सारा किया, और जब इलेक्शन सारे हो गए, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप अच्छा फुल कोर्ट मांग रहे थे,
फुल कोड किसका मांगना है? अभी फुल कोड में कानूनी और आईनी, मैं कोड में वहां पे चैलेंज करता हूँ आज ही बता दे कौन सा ऐसा कानूनी नुक्ता है जिसकी बेस पर फुल कोड, पाकिस्तान में फुल कोड बने कितने हैं? क्या ऐसी चीज है कि जो जिसका दिल चाहेगा मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे फुल कोड बना दे, ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जिन जजमेंट पर हवाला दिया था 18वीं तरमीम का और 21वीं तरमीम का, वो वायरीज की बात की थी, वायरीज के हवाले से थी। और अगर आप जजमेंट पढ़ लें 11 सबों की, हम उसे कहते हैं जजमेंट पर इंक्योरियम, यानी वो बुनियादी तौर पर सरेराह चलते चलते कोई बात आप कह दें, आपके सामने ये मौजूद नहीं था। अब चूंकि प्राइमरी के बच्चों को भी पढ़ा ले, आर्टिकल 63 में लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन ले लेते हैं, वापस आके आगे का जो अब पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले खबर आपसे शेयर कर लें कि वज़ीर आला पंजाब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो 2 बजे होगी इस्लामाबाद में ऐवान सदर में, यानी मिडनाइट या सुबह 2 बजे आप उसको कहेंगे, यानी दैट इज़ 2 AM जो है उनकी हल्फ बर्दारी होगी इस्लामाबाद के अंदर। ये ऐवान सदर से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है। मैं रानी साहब आपकी तरफ आऊँगा, काइंडली मुझे ये बता दें कि अभी जो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल हमें दिखाई देगी, जो पोलिटिकल इस वक्त अनसर्टेनिटी है या अदम इस्तेहकाम है, उसमें तो बज़ाहिर इस फैसले से या ओवरऑल हम सियासत को देख लें तो वो तो इजाफा होगा। उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे तमाम हमारे सीनियर लोग ये बार बार कह रहे थे कि इसका हल एक ही है कि वी शुड गो टू इलेक्टोरेट और हम दोबारा इलेक्शन करवा दें ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। अदरवाइज वो जो है ना पंजाबी का मुहावरा कि डांगा भी है ना गुड़ भी है तो बंदर भी है ना, ऐसा माहौल रहेगा। तो आपके मुताबिक एक ही हल है कि अर्ली इलेक्शन में जाया जाए तो जब द मिनट यू अनाउंस इट मेरा यकीन है कि देयर विल बी स्टेबिलिटी डाउन द रोड। बिल्कुल सही है, लेकिन इस सूरत हाल में इमरान खान साहब अब चूंकि पंजाब उनके हाथ में आ गया है तो वो चाहेंगे कि वहाँ पे कुछ भी, यानी जिस तरह से लोग अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स करते हैं, फंड्स को इस्तेमाल करते हैं हलकों के अंदर ताकि मजीद अपने आप को वोटर्स जो हैं और पोलिटिकल कंसोलिडेशन की जाए, वोटर्स को बढ़ाया जाए, तो क्या वो अर्ली इलेक्शन में अब चले जाएंगे? इमरान खान वुड बी सो स्टूपिड टू से कि जी मैं ये सब जफा मार के और आइंदा पूरा इलेक्शन खराब कर दूंगा अपना। और शहबाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? शहबाज शरीफ तो उससे गले पड़ गया ना, वो तो कहता है मुझे फंसा दिया जरदारी ने। हाँ, इस तमाम सिनारियों में जो नेगोशिएटर वो जरदारी साहब थे और फिर क्या मिला इसमें कुछ नहीं। ठीक है। वो दूसरा ये जो फरतुल्लाह बाबर साहब की जो ट्वीट आई है इस पे आप क्या कहेंगे कि चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं उनकी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो उनके हैं 191 के तहत जो हैं, उनको क्या आइन उसमें तरमीम करके आइन में तब कम किया जा सकता है? पुरानी सोच है और इसमें जो चीफ जस्टिस है उसका और जो उनके क्लीन जजेस है उनमें एक हार्ट बर्निंग होती। एक चीफ जस्टिस दिल चाहे जिसको मर्जी जिस मर्जी जगह भेज दे तो वो पसंद नहीं करता। एक जज को वो किसी भी रोड से बना डाले तो वो पसंद नहीं करता। तो वो एक ऐसा एरिया है जिसमें डिस्प्यूट इंसिडेंट फॉर द लास्ट मोर देन 20 years। वो याद पड़ता है उन दिनों प्रेसिडेंट था हाई कोर्ट का, तो यूरोपियन यूनियन ने हमें ऑफर दी 350 बिलियन पाउंड्स एज एज। एक कंडीशन क्या थी कि चीफ जस्टिस 2 बना दो, एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, एक होगा
on the legal side. तो हम नहीं माने थे, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो बात है कि arbitrary power with the Chief Justice to transfer anybody anywhere is not liked by the colleagues. Likewise, जब आप जजेस अपॉइंट करते हैं, नए जजेस लिस्ट भेजते हैं, तो एक वाहिद जज है चीफ जस्टिस जो लिस्ट बना के आगे भेज देता है. तो इसके भी जो कोलीग्स हैं वो कभी भी तो कंसल्टिव किया गया, हमें तो कंसल्टिव किया गया. तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बात है तो नई बात थी. एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स एग्जिस्ट करते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट. और क्योंकि हर आदमी चाहता है टू बी नॉट टू शेयर पावर. मुझे याद है ऑन अ लाइटर वेट एक दफा ये फैसला वाला और हाई कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि जो लॉन्स है ये ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो रही. उन्होंने कमेटी बना दी फॉर लॉन मैनेजमेंट. तो उठने से पहले कहते हैं मेरा नहीं पाता सही. He was not willing to be out of the committee which was looking after the lawns of the High Court. So, I think this is a lighter way. लेकिन by and large, जो चीफ जस्टिस है वो जो आज का कानून है, जो सीनियर क्रिमिनल जज है, वो ही supposed to manage postings and transfers of the judges and the constitutional benches. लेकिन in practice, the chief justice will consent. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. वकास साहब कैसे देखते हैं अब आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत को? देखिए वही साहब, मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो पहला अपनी तबाही और बर्बादी का फैसला जो लिया वो शहबाज शरीफ साहब ने लिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत. अभी तक जो सारी चीजें भुगती जा रही हैं, इमरान खान मोमेंटम जो इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, जो 20 हल्कों के अंदर आपने इलेक्शंस देखे, आज का फैसला देखा, इसके बाद फिर एक अवाम के अंदर हाइप क्रिएट हो गई पीटीआई की. मैं ये समझता हूँ कि वो जो फैसला था इनका तमाम इत्तेहादी पार्टियों को, जो रांझा साहब ने भी बात की कि जरदारी साहब इनको पंसा के चले गए, दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ पीएमएलएन. जो उन्होंने फैसला किया कि हम जो है वक्ती तौर पे 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए वजीर आला बने और वजीर आजम बने, वो फैसला इनको भुगतना पड़ेगा. और अल्टीमेटली उसकी वजह से जो आने वाले वक्त के अंदर नून लीग जो है दे हैव टू फेस द म्यूजिक एंड दे आर अंडर डार्क क्लाउड्स. ये फैसला लेने से पहले फैसला ले ले और आने वाले वक्त के अंदर लेट्स से जी अगर इमरान खान साहब नीचे पंजाब के अंदर हुकूमत करते हैं तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी या जितने भी क्राइसिस होंगे उसका नजला गिरेगा तो वो तो वफाकी हुकूमत पे गिरेगा. जो कि सिंध के अंदर कभी आज तक नहीं कहा गया कि सिंध की हुकूमत ने महंगाई कर दी है, केपीके की हुकूमत महंगाई कर दी. वो तो नजला हमेशा वफाक पे गिरेगा. वफाक पे शहबाज शरीफ की हुकूमत है. जितना ज्यादा वो तूल देते जाएंगे आने वाले वक्त में अपनी इक़्तिदार को, अपनी कुर्सी पे कदम नशिस्त बंदूद होंगे, अल्टीमेटली ये सारी चीजें उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को डिस्पर्ज करेंगी, डैमेज करेंगी एंड दे हैव टू गो फॉर द जनरल इलेक्शन. जब तक वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, एक फ्रेश मैंडेट के लिए इलेक्शन कॉल नहीं करेंगे, शायद पाकिस्तान. लेकिन सवाल ये है ना कि इस सूरत हाल में कि जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, ज़िमनी इंतखाबात जो थे उनको हम स्नैप पोल्स भी कह सकते हैं, उसमें भी यानी अपने घर से लाहौर तो उनको वो अपना घर समझते हैं, वहां से भी 3 सीटें वो हार गए हैं. तो इस सूरत हाल में वो मतलब वो कई बार कह चुके हैं कि हम अगस्त 23 से पहले इलेक्शन में नहीं जाएंगे. तो लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि अब वो जैसे पीटीआई वाले उनको टांट भी करते हैं कि अब आप सीडीए के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, यानी आपकी जो जुरिस्डिक्शन है प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके पास जो पावर्स होंगे, अथॉरिटी होगी, वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर होगी. तो इस सूरत हाल में तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा पीएमएलएन के लिए कि वो पुल लॉन्ग करे इस सूरत हाल में. बिल्कुल इसी तरह है. 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे जो ऑटोनमस हैं उनकी खुद मुख्तारी है और जो वफाक है बिल्कुल उनकी बड़ी एक महदूद सी जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे वो अपने फैसले सादर कर सकते हैं. सूबाई हुकूमतें इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनमस हैं और वो अपने कानूनी मामलात और दीगर तमाम जितने भी गवर्नेंस के मामलात हैं वो बाखूबी सर अंजाम दे सकती है. और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर ये भी इनसे 12 करोड़ आबादी का सूबा निकल जाता है तो अल्टीमेटली इनके पास एक बड़ी लिमिटेड सी जुरिस्डिक्शन बचती है जो वफाकी जुरिस्डिक्शन है. और इसके बाद मेरे ख्याल में जो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम ये चीजें देखते हैं,
डेली बेसिस पे कि इमरान खान साहब विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है उनके लिए बड़ा साजगार माहौल होगा कि 1-1.5 महीने इस गवर्नमेंट को चलाएं और उसके बाद सारी चीजें, जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि वो डिलीवरेंस, जो पैसे जहां पे मनसूबा बंदी, जो तरक्याती कामों के जाल बचाएं, जहां जहां चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं, एस्टेब्लिश की जा सकती हैं आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, वो फंड्स तो एटलीस्ट वो यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें। अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं और ऊपर से वफाकी हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती है, ऑयल की कीमतें बढ़ा देती है, महंगाई का दिन जो है बोतल से बाहर आ जाता है, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें नून लीग के अगेंस्ट जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो नून लीग है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जो पीपल्स पार्टी से सर्व करेगी, इससे दूसरी मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, जितनी अलाइनमेंट में पार्टी है वो सर्व करेंगी, तो मैं समझता हूँ दे आर लिविंग इन द फूल पैराडाइज। जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है वो नून लीग है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जनाब अजहर सदीक साहब, आप क्या कहेंगे? व्हाट आर द चॉइसेस विद शहबाज शरीफ साहब, PMLN, खासकर नवाज शरीफ साहब के पास, मरियम साहिबा के पास? अजहर सदीक साहब, आप लाइन पे हैं? अजहर सदीक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी रानी साहब, आप काइंडली बता दें कि क्या मतलब ये नवाज शरीफ साहब के पास, मरियम साहबा के पास, PMLN की क़यादत के पास अब चॉइसेस क्या हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो है, जैसे करें डिफिकल्ट डिसीजन जी, सिर्फ चुनाव के लिए पीछे अल्टीमेटली कोई भी रिस्क भी करे ये पार्टी कि हम इलेक्शन में जाकर मार खा जाए। अब मौजूदा हालात हैं इकोनॉमिक के, जो स्टेबल इकोनॉमी है वही स्टेबल पॉलिटिक्स का बेस है। तो जब इकोनॉमी स्टेबल ना हो पाए, जो बर्बादी मुझे नहीं लगता, तो महंगाई बढ़ती जाएगी। तो इसमें इट विल मेक इलेक्टोरल फील डिफिकल्ट फॉर देम। तो सानफ तो यही है कि पर्दा बेला छड़ दे और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इधर इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। अजहर सदीक साहब, मैं एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक ले लूं अगर आप इजाजत दें, और वापस आके फिर आपको पूरा टाइम देंगे और आपसे कोई 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अजहर सदीक साहब, आप लाइन पे हैं जी हमारे साथ? अजहर सदीक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी रानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे काइंडली ये बता दें कि गवर्नर ने रिफ्यूज किया है ओथ टेकिंग से, क्या ये बेहतर एक हिकमत अमली है सियासत की, या ये वही काम है जो PTI ने किया था उसको रिपीट कर रही है PMLN? हम एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। इट वाज अनहर्ड ऑफ कि एक आदमी इलेक्टेड है और गवर्नर को भी मैंने वोट नहीं दे दिया तो रजिस्टर नहीं करती। चूंकि माजी में हमने ये किया, अब वो ही आगे आ रहे हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर जो है वो ऐवान सदर में आके ओथ टेकिंग उसकी होगी, ठीक है, वो एक काम तो हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वैसे ये कोई अच्छा सियासी रवैया नहीं है कि आप जैसे कच्चे लड़ते मार्बल खेलते हो ऐसी लड़ाई है, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये याद हो आपने उस फैसले को अनडू कर देना हो, सिर्फ डिले कर रहे हैं हमने इसको 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ। और आइंदा मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब जो है शायद उन्हें इन्वाइट किया कि मुझे रिमूव करो तो और बदला लेगा, और अनमुमकिन है कि आपके नेक्स्ट फ्यू डेज यू माइट फाइंड अ चेंज इन द स्लॉट ऑफ गवर्नर। ये चीजें जो है छोटी लगे हुई या बड़ी हो, ये हजम नहीं होती सबसे तौर। और अगर प्रेसिडेंट जो है वो खुद ओथ एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर, तो क्या है और अवेलेबल नहीं होगा? बिल्कुल सही है। एज ह्यूमन बीइंग रिएक्ट।
آپ اگر آپ کو ملازم آپ کو انکار کر دے تو کیا آپ اس کو سوالو کر لیتے ہیں؟ تو وہ این ایجنٹ ناٹ سبارڈینیٹ این ایجنٹ آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ جی وہ پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, فیڈریشن کو ریپرزینٹ, فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اس کو لیکن یہاں پہ مسائل ہے نا, نیچے شہباز شریف صاحب ہیں, اوپر پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے, اور یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہوا تھا کہ شہباز صاحب کا بھی اوتھ ٹیکنگ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نے کیا تھا. اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, نہ آپ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ سے انڈو کریں گے. آپ کو علم ہے کہ یہ فیصلہ عمل درآمد ہونا ہے. آئین کہتا ہے کہ ایوری باڈی از باؤنڈ بائی دا ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ. جب پتا ہے کہ ہاں یہ بائنڈنگ ہے, اس کا عمل درآمد کرنا ہے, تو یہ وائڈنگ کے بیڈ نیم. اور میں تو سمجھ رہا انسانی طور پہ اگر اوتھ آج پریزیڈنٹ دیتا ہے تو گورنر کو شرم ساری ہوگی. عمران خان صاحب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور جو بھی ان کی مطلب الیکشن کمیشن کے حوالے سے معاملات ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے, یا عمران خان صاحب پہلے کی طرح بھاگتے رہیں گے کہ میں نے ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ یہ رویہ تو مزید ملک کے اندر سیاست کو خراب کرے گا. یہ غلط ہے. گورنمنٹ کو رن کرنا ہے, کسی کے باپ کی حکومت نہیں ہے, نہ کسی کے باپ کا ملک ہے. جو بھی قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق اس کے بیچ میں رہ کے اس کو چلانا چاہیے. ورڈ از چلانا, اور چلانے کے لیے آپ کٹھے بیٹھنا چاہیے. یہ جو روٹ کیا جانا ہوتا ہے, میں نے سب روٹے بھی ہوں تو ایڈمنسٹریٹو سٹ ٹوگیدر. ڈو یو تھنک کہ دے کین کم بیک ٹو دا نیشنل اسمبلی؟ ان کو آنا چاہیے. وہ تو اس کے اب تک تھوڑی ان کی سیاسی مسئلہ تو کیا ہے, ان کا جانا بھی غلط تھا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس ادارے میں رہ کے آپ زیادہ طاقتور ہے منسٹر ادارے سے باہر رہ کے. بالکل صحیح ہے, بالکل یو ڈرائیو یور اسٹرینتھ فرام دا پارلیمنٹ نیچرلی. بالکل صحیح ہے. وقاص صاحب آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے اب حکومت کے ساتھ, اور ان کو بھی مذاکرات کرنے چاہیے اور چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے؟ بالکل بڑھانا چاہیے. دیکھیں آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی, چیف الیکشن کمشنر, یہ وہی چیف الیکشن کمشنر تھے جنہوں نے 25 لوگوں کو نااہل قرار دیا, اور ان کے جو ووٹس تھے وہ بھی الٹیمیٹلی مسترد ہوئے. تو یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کو بھی فالو کیا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا بڑا زبردست رول ہے. تو ہر چیز پہ اگر آپ کسی کو پریجوڈس, بائس یا پارشل قرار دے دیں تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں اداروں کی فنکشننگ پہ امپیکٹ کرتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ پارلیمنٹ سے جو ہے یہ اپنی سوورینٹی ڈرائیو کرتے ہیں, اپنی ریپرزنٹیشن ڈرائیو کرتے ہیں. دے مسٹ بیک ٹو دی پارلیمنٹ. جو ابھی ریسنٹلی جو چیئرمین نیب بنے ہیں اس لیے بن گئے کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور انہوں نے اپنا ہی جو ایک ان کے منحرف رکن تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں بطور اپوزیشن لیڈر. ان کی راجہ ریاض صاحب جو ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, جو آپ نے بات کی کہ گورنر کا ایک کانسٹیٹیوشن لو ہے. ہمارے آئین کے اندر گورنر جو ہے ایک سمبولک سربراہ ایک پروونس کا, اور اس کا جو رول ہے اس کے اندر چیف منسٹر کا یا دیگر وزراء کے حلف, اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ گورنر کا کام کیا ہے؟ تقرری وہ کر نہیں سکتا, تبادلے وہ کر نہیں سکتا. تو یہ ڈیمورلائز کر دیا گیا ہے گورنر کے ڈیزگنیشن کو پی ٹی آئی کی لیکن یہ پرنسپل, ہاں یہ جو اصول تھا یا یہ جو ایک انہوں نے غلط ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے نا. بالکل اسی طرح جو عمر چیمہ صاحب کی جو ہٹ درمی تھی, جو ان کی ضد تھی, میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی پارٹی وہ ضد تو ان کی نہیں تھی, ضد تو عمران خان صاحب کی تھی نا. وہ اس بیچارے کی کیا حیثیت تھی؟ جیسے بلیغ الرحمان صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنے لگانے والوں کے, جو ان کی ظاہر پارٹی کی لیڈرشپ ہے, وہی صورتحال عمر چیمہ صاحب کی تھی. جو کچھ عمران خان صاحب کہتے تھے یہاں سے وہ وہی کچھ کرتے تھے. چلیں, ایک سپریم کورٹ کا اس میں اچھا فیصلہ تو یہ ہے, فیصلے کے اندر یہ چیز کو مینشن کر دیا گیا کہ اگر گورنر جو ہے
وہ حلف نہیں لے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان حلف لے گا، چونکہ اگر گورنر آج حلف نہ لیتے اور کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلے جاتے تو الٹیمیٹلی یہ پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن ابہام پیدا ہو جاتا، یہ کانسٹیٹیوشن کرائسس کی طرف چلے جاتے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ تمام تر ایجنسیز لا انفورسنگ جتنے بھی بہت شکریہ وکاس ابریز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، خالد رانجی صاحب آپ کا شکریہ، اظہر صدیق صاحب آپ کا شکریہ، امجد شاہ صاحب سے شروع میں پروگرام میں ہمارے ساتھ، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔